So, hello everyone. My name is Vishal Zindal. First of all, I welcome you all to my physics channel, ससुरा फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। तो बाबू, आज इस डिस्कशन का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस डील करेंगे बेटा, वो बेसिकली गॉस लॉ का होगा। गॉस लॉ से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलो बाबू, बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों के सामने पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा अब। तो बाबू, आई होप कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। ध्यान से देखना बेटा। चलो अब इस पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू? एक इनफाइनाइट शीट है, नेगेटिवली चार्ज्ड शीट है बेटा। उसका सिग्मा दे दिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया नेगेटिव में है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज शीट है। -2.21 इंटू 10 का पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इससे 10 सेंटीमीटर का दूरी पर एक प्रोटॉन है, प्लस क्यू। अब ये प्लस चार्ज को ये शीट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। बात समझना। तो सवाल है बाबू कि ये चार्ज इस शीट से कितना देर में जाकर के कोलाइड कर जाएगा, बोले तो स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है ना? तो बात समझना। सबसे पहले इस चार्ज को ये शीट अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? याद है ना बेटा, कंटिन्यूअस बॉडी और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स होता है क्यू ई, जहां पर क्यू होता है पॉइंट चार्ज का चार्ज, ई होता है कंटिन्यूअस बॉडी का फील्ड। ये तो फोर्स है। अगर इस चार्ज का एक्सेलरेशन चाहिए तो क्यू ई बाई एम। ठीक है ना? सबका वैल्यू पुट कर लो। प्रोटॉन का चार्ज, बेटा यहां पर हम वैल्यू पुट नहीं किए है। याद है ना, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात याद है, कुछ नहीं बोला है तो शीट कैसा मानेंगे? नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग शीट का फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा बस इस सिग्मा का वैल्यू को पुट कर लेना। सिग्मा का वैल्यू को सुन लो, साइन के साथ मत पुट करना, हमको बस एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। सिग्मा का वैल्यू पुट कर लेना बाबू। ठीक है ना? यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, बस थोड़ा सा ही। सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन देख लो, एकदम सही पुट किए हैं। अब बस बाबू ध्यान से देखो बेटा, ये एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट आ रहा है। मतलब वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन लगाएंगे। यहां से यहां के बीच का एस दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी बोला, रेस्ट से चालू हुआ मतलब 0। तो बेटा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो ना। देखो एस है, एस को देखो 10 सेंटीमीटर को देखो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। यूटी का वैल्यू 0 क्योंकि यू का वैल्यू 0 प्लस हाफ। बेटा ए का वैल्यू निकाल के पुट करना इंटू टी स्क्वायर। टी का आंसर निकालना। टी का आंसर यहां से सेकंड में आएगा, उसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। बेटा ये सब तो तुमको करना आना चाहिए। आंसर एकदम आएगा 4 माइक्रो सेकंड। एकदम अच्छे से एक बार देख लो बेटा, कंटिन्यूअस बॉडी और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स क्यू ई होता है। और अगर उस पॉइंट चार्ज का एक्सेलरेशन चाहिए तो क्यू ई बाई एम। एकदम ये सब काम करने आना चाहिए। और उसके बाद काइनामेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला। चलो बाबू बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबू ये जो अगला सवाल है, ये एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है बाबू। अगर तुम प्रीवियस ईयर जा करके देखेगा तो नहीं भी तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन, ये स्फेरिकल सिमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ लेकिन यहां पर बॉडी कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्योंकि यहां पर रो, रो समझता है ना क्या होता है? बॉडी का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। याद है ना, स्मॉल आर होता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। रो एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर दिया हुआ है।
मतलब अलग अलग स्मॉल आर पर रो अलग अलग है, मतलब ये बॉडी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। लेकिन याद है ना, रो एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर होता है ना, तो वैसा बॉडी पर भी स्फेरिकल सिमेट्री का रिजल्ट एप्लीकेबल होता है कि बॉडी के सेंटर से किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, याद है, वो के क्यू इनक्लोज बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगा। बस अब सारा चैलेंज है बाबू कि हम लोगों को क्यू इनक्लोज का वैल्यू निकालना। ध्यान से सुनो, सवाल में तुम देखा ही होगा, पूछा क्या है, सेंटर से कैपिटल आर बाई 2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर बाई 2 दिया है। तो याद है ना, जिस जगह पर फील्ड चाहिए वहां पर दिख रहा है एक ब्लैक वाला गॉसियन सरफेस बना लिए। अब बस इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, वही होगा अपना क्यू इनक्लोज। तो देखो तो बेटा, याद है ना, रो यहां वेरिएबल है, तो क्यू इनक्लोज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आर डिस्टेंस पर। ध्यान से देखो इधर, आर डिस्टेंस पर जा करके डी आर थिकनेस का सेल लेते थे, आर डिस्टेंस पर जा करके डी आर थिकनेस का सेल लेते थे, और इस डी आर थिकनेस के सेल का छोटू सा चार्ज डीक्यू कितना होता था, याद है, आर डिस्टेंस का रो इंटू इस पतले से सेल का वॉल्यूम। बता बेटा, इस पतले से सेल का वॉल्यूम क्या होगा? अरे पूरा वॉल्यूम नहीं, इस पतले से सेल का वॉल्यूम याद है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। याद है ये डी क्यू का वैल्यू होता था, ये क्लास में तुम कितना अच्छे से सीखा था। बस इसी एक्सप्रेशन को क्या करना, इंटीग्रेट। देखो वहां से वहां तक देखो, रो इंटू आर डिस्टेंस वाले सेल का छोटा सा वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है तो टोटल चार्ज आ जाएगा। बच्चा हड़बड़ा करके जीरो से कैपिटल आर पुट कर देता, बेटा ये गलती मत करना, तुमको तो अब केवल आर बाई 2 का ना फील्ड चाहिए, तो क्यू इनक्लोज भी तो उसके अंदर का ना चार्ज लेना है बाबू। तो बेटा इंटीग्रेशन में जीरो से कैपिटल आर बाई 2 ही पुट करना, क्योंकि तुमको इतना ही रीजन का ना चार्ज चाहिए। बस अब हो गया। ध्यान से देखो, रो का वैल्यू पुट करो, रो का फंक्शन ए आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई और ए तो बाहर आ जाएगा, आर का पावर 4 का इंटीग्रेशन आर 5/5, और अब लिमिट पुट कर दो, स्मॉल आर का वैल्यू आर बाई 2 पुट कर लो, तो ये आर बाई 2 का पावर 5/5। थोड़ा सॉल्व करके देख लो, क्यू इनक्लोज का आंसर पाई ए कैपिटल आर का पावर 5/40 आ जाएगा। बेटा ये क्यू इनक्लोज है, इस ब्लैक वाले गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। और बेटा तुमको केवल सेंटर से कैपिटल आर बाई 2 तक का ही चार्ज चाहिए था, इस बात को समझो। तो इंटीग्रेशन जीरो से आर बाई 2 तक ही लिमिट पुट करना। बस अब बताओ इस जगह पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू इनक्लोज बाई स्मॉल आर स्क्वायर, के का वैल्यू पुट कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज का वैल्यू पुट कर लो, और क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया हुआ है ना कैपिटल आर बाई 2, तो कैपिटल आर बाई 2 का स्क्वायर। 2 लाइन बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एकदम तुम्हारा ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। चलो बाबू बहुत सुंदर से सीख लेना बेटा, इस सवाल को एक बार और बैक करके अच्छे से पूरा वीडियो फिर से इसका देख लेना, ये एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना बाबू? चलो बेटा बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा आपके सामने अगले सवाल का सॉल्यूशन। बाबू ये कोई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है, पर बच्चा कभी कभी ये सब सवाल में भी अटक जाता है बाबू, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का चक्कर में। सुनना ध्यान से, सवाल में क्या बोला है बेटा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और बाबू एक एरिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड ए दिया है, और ये एरिया, ये सरफेस किस प्लेन पर है? सवाल पढ़ो, सरफेस का प्लेन दिया हुआ बेटा कि ये एरिया वाईजेड प्लेन पर है।
तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, हमको क्योंकि इसका अच्छे से एरिया वेक्टर लिखना पड़ेगा, तभी ना फ्लक्स लिखने के लिए आराम से डॉट कर पाएंगे। बात समझना, अब ध्यान से देखो, अगर ये वाईजेड प्लेन पर ये सरफेस है, समझ पा रहा है, वाईजेड प्लेन पर ये सरफेस है, अरे वाई ऐसे ऊपर की तरफ और जेड एकदम ऐसे बाहर की तरफ होता है, तो वाईजेड प्लेन पर अगर ये सरफेस है बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप ना होगा। तो एकदम सही से एरिया वेक्टर लिखो ए आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एकदम कांस्टेंट और एकदम वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। बेटा तुमको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो ई डॉट एरिया वेक्टर, अब दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आराम से दोनों का डॉट करो ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डॉट एरिया वेक्टर क्या है, कैपिटल ए आई कैप। याद है ना डॉट कैसे करते हैं, आई वाले को आई वाले से गुना करो, ए इंटू ये वाला ए, और बेटा यहां पर तो कोई जेड वाला टर्म है ही नहीं, तब तो फिर वो जीरो हो गया। बताओ बाबू फ्लक्स का आंसर क्या आ गया, फ्लक्स का आंसर आ गया ए, यानी कि आंसर एकदम क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू एकदम ऑप्शन ए। एकदम ध्यान से सीख लेना बाबू, बेसिक सवाल ये, पर तुमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। और बाबू ये वाला जो सवाल है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा लोग का ये क्वेश्चन में डाउट आता है बेटा, और एग्जाम में एकदम पूछा जाने वाला ये एक सवाल है। बहुत ध्यान से समझना, सवाल में क्या बोला है बाबू, तुम सवाल देख ही लिया होगा अच्छे से। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और स्फेयर का चार्ज +2 दिया हुआ है, स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, और इस स्फेयर के सेंटर से डी डिस्टेंस आगे भी एक इलेक्ट्रॉन है और डी डिस्टेंस पीछे भी एक इलेक्ट्रॉन है। और सवाल में बोला है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पर है, मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अगर एफबीडी बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स 0 होगा। तो बस सवाल यही पूछा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप यानी कि 2d का वैल्यू पूछा है। डी का वैल्यू आर के टर्म्स में निकालेंगे, लेकिन बच्चा हड़बड़ा के डी का आंसर को टिक मार के आ जाता। सुन लो, दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि 2d पूछा है, ठीक है ना। चलो तो बेटा अब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का एफबीडी को देखो ना, जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन का एफबीडी को देखो, इस इलेक्ट्रॉन पर बताओ, पहले सोचो, तुम खुद से सोचो, इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। बेटा एक तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इस माइनस को एक तो रिपेल कर रहा है, देखो तो बताओ, ये माइनस इस माइनस को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, फोर्स का वैल्यू बताओ। रिपेल कर रहा है ये तो समझ के, बस अब फोर्स का वैल्यू देखो, के Q1, बेटा सिर्फ वैल्यू पुट करना, याद है ना ये सब, के Q1 Q2 बाई सेपरेशन कितना है 2d का स्क्वायर। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, एक तो ये वाला फोर्स, और दूसरा सुनो ध्यान से, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर इस माइनस चार्ज को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट ना करेगा, उस फोर्स का नाम अभी हम लिख दिए एफ स्फेयर, बाद में उसका वैल्यू लिखे है। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब स्फेयर का अट्रैक्टिव फोर्स और इस इलेक्ट्रॉन का इस पर रिपल्सिव फोर्स दोनों बैलेंस आउट कर रहा होगा। बस इस सवाल में इतना ही सोचना था। अब बताओ बेटा, ये स्फेयर, सुनो, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स लिखना था तो कूलम्स लॉ से लिख दिए। अब ये स्फेयर इस माइनस चार्ज को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स कैसे लिखे, याद है ना, कंटिन्यूअस बॉडी और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स QE से लिखते हैं, जहां पर Q होता है पॉइंट चार्ज का चार्ज और E होता है बेटा कंटिन्यूअस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझना। तो बताओ स्फेयर इस माइनस E पर कितना फोर्स लगाएगा, सुनो, पॉइंट चार्ज का चार्ज का वैल्यू E, और बताओ स्फेयर का यहां पर फील्ड कितना होगा। याद है सॉलिड स्फेयर के अंदर फील्ड का फॉर्मूला के क्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R का क्यूब, के
क्यों? देखो तो स्फेयर का चार्ज एकदम ध्यान से 2e स्मॉल आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर का वैल्यू d बाई कैपिटल आर का क्यूब। बेटा ये स्फेयर का फोर्स है। अब बस इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स और ये स्फेयर जो अट्रैक्ट कर रहा है दोनों को देखो इक्वेट कर दिए है। सॉल्व करो बाबू। स्मॉल डी का वैल्यू r बाई 2 है, हड़बड़ाना मत, बच्चा r बाई 2 टिक मार के आ जाता है। सवाल पूछा है दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि 2d, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? r, यानी कि आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। बहुत ध्यान से देखना बाबू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सुंदर और कॉन्सेप्चुअल सवाल। एकदम इस सबको बहुत अब सीरियसली लेना बाबू। इस सबको तुम जहां लाइटली लेगा पूरा का पूरा बाबू बोर्ड्स मेंस एडवांस तुम अपना जीवन को बहुत लाइटली ले लेगा। गलती से बाबू ऐसा गलती अब मत करना, ठीक है ना? चलो बाबू बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखना बाबू, अगला सवाल गॉस लॉ का एक बहुत ही सुंदर सवाल है। क्लोज बॉडी का क्वेश्चन है, यानी कि गॉस लॉ से बनाना है और तुमसे पूछा इस क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज। बेटा देखो गॉस लॉ का दो तरह से सवाल बन सकता है, या तो क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज देकर फ्लक्स पूछेगा, या तो फ्लक्स लिखने का जुगाड़ देकर क्लोज बॉडी के अंदर का क्यों इनक्लोज पूछेगा। तो यहां पर वो दूसरा वैरायटी वाला क्वेश्चन है, फ्लक्स लिखने का जुगाड़ दे दिया है और क्लोज बॉडी का क्या पूछा है बेटा? क्यों इनक्लोज पूछा है। बहुत ध्यान से देखना बाबू, एकदम आराम से सीख जाएगा। देखो तो ये रहा एक क्लोज सिलेंडर, इसका दोनों क्रॉस सेक्शन का, दोनों साइड का, ये जो सर्कल का, इसका दोनों साइड का जो ये प्लेन सरफेस है बेटा, इसका बेस का एरिया दे दिया है 10 मीटर स्क्वायर और सवाल में इंफॉर्मेशन दिया है ओरिजिन के आगे फील्ड आगे की तरफ है और ओरिजिन के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, वैल्यू 200 ही है और तुमको बताना है सिलेंडर के अंदर का क्यों इनक्लोज। तो बेटा इस क्लोज बॉडी पर गॉस लॉ लगा दो। क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्लोज बॉडी का हमको नेट फ्लक्स लिखना है। ध्यान से देखो तो बाबू, इस क्लोज बॉडी के अंदर दिख रहा है 3 सरफेस है, इधर वाला प्लेन सरफेस सरफेस 1, कर्व्ड सरफेस सरफेस 2 और इधर वाला बेस प्लेन सरफेस सर्कुलर सरफेस सरफेस 3। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ध्यान से देखो, सरफेस 1 का फ्लक्स याद है ना, क्लोज बॉडी के किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लिया जाता है, ठीक है ना? तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ और देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे की तरफ। बताओ E और A के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो बताओ सरफेस 1 का फ्लक्स क्या होगा? याद है ना, फील्ड कांस्टेंट है तो E डॉट एरिया वेक्टर मतलब E A cos थीटा और यहां सरफेस 1 का E और A के बीच का एंगल है 0 डिग्री। बताओ सरफेस 1 का फ्लक्स, E का वैल्यू 200 वैल्यू पुट होगा, E का वैल्यू, एरिया का वैल्यू चेक कर लो 100 दिया हुआ है और cos 0 1 होगा। तुम देख पा रहे बेटा सरफेस 1 का फ्लक्स एकदम पॉजिटिव आ रहा है। याद है ये बात तुम लोग को पहले से भी पता है, जिस सरफेस से फील्ड एग्जिट करता है बेटा उसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन में फील्ड का ऐसा जुगाड़ कर दिया ना बेटा कि सरफेस 1 से भी फील्ड एग्जिट कर रहा है और सरफेस 3 से भी फील्ड एग्जिट कर रहा है। सरफेस 1 और सरफेस 3 दोनों का फ्लक्स बेटा पॉजिटिव ही आना है। चलो बताओ पहले सरफेस 2 का फ्लक्स कितना होगा? बेटा दिख रहा है ना, कर्व्ड सरफेस से सारा फील्ड पैरेलल पार हो रहा है, कोई भी फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर रहा है बाबू। सरफेस 2 का फ्लक्स होगा 0 और सरफेस 3 का फ्लक्स वैसे ही लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड यानी कि आगे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये खुद से देख लो पॉजिटिव में आ रहा है। तो नेट फ्लक्स
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर लो, उसको यहां भेज के गुना मारो बेटा, एकदम आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत ध्यान से सीखना बेटा, गॉस लॉ का एक बहुत सुंदर सा सवाल था ये, ठीक है ना। चलो बाबू बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा तुम लोगों के सामने फ्लक्स का अगला सवाल। बाबू याद करो, ये सवाल एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बेटा, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई ओपन सरफेस रखा हुआ है बेटा, तो उस ओपन सरफेस से जो फ्लक्स पार होता है ई डॉट एस प्रोजेक्टेड, जहां पर एस प्रोजेक्टेड को उस बॉडी का शैडो एरिया भी बोला जाता है। तो बेटा इस सवाल में तुमसे सिंपली पूछा है, एक देख लो कौन इस ओरिएंटेशन में बाबू, कौन इस ओरिएंटेशन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और तुमको बताना है बाबू इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पार हो रहा है। पहले बताओ बाबू, अगर ये कोन इस तरह से कुछ रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इसके कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा। तुम एकदम ऐसे फील करो, ये ऐसा कुछ कोन रखा हुआ है और सामने से लाइट आ रहा है और पीछे एक दीवार लगा लो। बात समझो, कोन अगर सीधा खड़ा होता ना बेटा, तब दीवार पर एक ट्राइंगल बनता, लेकिन कोन अभी कुछ ऐसा टेढ़ा सा ऐसे करके रखा हुआ है, और अब अगर तुम सामने से लाइट मारेगा ना बेटा, तो दीवार पर एकदम एक सर्कुलर परछाई बनेगा। बात समझ में आ रहा नहीं ये बात, कौन अभी इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, तुम सामने से एकदम लाइट भेजेगा, फील्ड भेजेगा, तो दीवार पर एकदम परछाई एक सर्कुलर एरिया बनेगा। एकदम सोच के देख लो, ठीक है ना। तो देख बेटा, ये बना हुआ उस कोन का प्रोजेक्टेड एरिया, कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया दो, जो कि एक सर्कल बना हुआ है। ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देख लो, अब बस इसको अच्छे से स्टडी करो। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ और इस सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ। ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बाबू, 0 डिग्री। बताओ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट एस प्रोजेक्टेड, ई का मैग्नीट्यूड, शैडो एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेक कर लो, 10 न्यूटन पर मीटर यानी कि 10। प्रोजेक्टेड एरिया देख लो बाबू, एकदम सही लिखा हुआ है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। आंसर एकदम आ गया बेटा 90 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो बाबू बढ़ते बेटा अगला सवाल की तरफ। चलो बढ़ते बेटा अगला सवाल की तरफ। बाबू ये सवाल आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखना बाबू, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, लेकिन एकदम ये सबको सीखना बेटा, हम बता दे रहे हैं। एक एक बच्चा बाबू अगर 6 महीना तक तुम इस चीज का रिवीजन नहीं करेगा, हो सकता है तुम अभी इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा हो तो तुमको अभी ये चैप्टर आसान आसान लग रहा हो बाबू, लेकिन जरा सा भी नेग्लिजेंस करेंगे बाबू, 2-3 महीना के बाद ये सारा क्वेश्चन जो किए बेटा, ये एकदम बच्चा के लिए इंपॉसिबल होने लगता है अगर सही से रिवीजन ना करे तो। इस बात को समझना बेटा। देखो अभी सवाल को, इस सवाल में क्या बोला, एक शेल है, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर का याद है ना, चार्ज उसके सरफेस पर होता है, तो हॉलो स्फीयर का सिग्मा बता दिया है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया 4 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर बाहर में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है बेटा 5 माइक्रोकूलम का, और इस हॉलो स्फीयर के कारण इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा, फोर्स का वैल्यू बता दिया 9 पाई बाई 50 न्यूटन। तो सवाल पूछा है कि बताइए ये पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के सेंटर से कितना दूरी पर रखा हुआ, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू पूछा है। और बाबू तुम सवाल पढ़ा ही होगा, स्फीयर का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। बाबू सबसे पहला जो काम है ना बाबू, तुमको इस हॉलो स्फीयर का चार्ज निकालना होगा। तो बेटा हॉलो स्फीयर का सरफेस चार्ज निकालना है, तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया है ना। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटाने के लिए 10 का पावर -6 से हम गुना कर दिए,
इंटू सरफेस एरिया 4π1 का स्क्वायर, गुना करके देख लो बेटा, स्फेयर का चार्ज आ जाएगा 16 पाई इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अब बताओ स्फेयर, हॉलो स्फेयर इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? बेटा बार बार एक बात बोल रहे, उसको सीख लेना अच्छे से। कंटिन्यूअस बॉडी और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स QE होता है, पॉइंट चार्ज का चार्ज और कंटिन्यूअस बॉडी का फील्ड, याद है ना? हॉलो स्फेयर के बाहर का फील्ड होता है सेम एज अ पॉइंट चार्ज, K इंटू क्यू ऑफ स्फेयर, जो कि पुट कर लेना, बाई स्मॉल r का स्क्वायर, और फोर्स का वैल्यू यहां पुट कर लो, K का वैल्यू जानता ही होगा 9 इंटू 10 का पावर 9, स्फेयर का चार्ज पुट कर लेना बाबू, एकदम परफेक्ट आंसर स्मॉल r का आ जाएगा 2 मीटर, यानी कि आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए। ठीक है ना बाबू? चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, फिर मिलेंगे अगले सवाल में। बाबू एक छोटा सा बात तुम लोग सबसे कहना चाहेंगे, बात समझना बेटा, जो भी अभी क्लास 12 का बच्चा है या फिर ड्रॉपर का बच्चा है जो अपना तैयारी एकदम एक नया जोश के साथ चालू किया, बात समझना बाबू, तुम क्या किया क्लास 11 में, ड्रॉपर वाला बच्चा पिछला 2 साल क्या गलती किया, क्या किया, इससे किसी को मतलब नहीं है बाबू। दुनिया देखता है अंतिम का रिजल्ट को। अगर अब भी तुम अंतिम का रिजल्ट बहुत सुंदर कर लेगा ना बाबू, तुम्हारा पीछे का सारा गलती माफ है, किसी को मतलब ही नहीं कि तुम उसमें क्या किया था। तो बाबू जो भी क्लास 12 का ड्रॉपर का बच्चा है, बहुत सुंदर से बेटा अभी सब चैप्टर से शुरुआत करना। क्लास 12 का चैप्टर ना तो बहुत हार्ड है, ना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कम मेहनत करके भी अच्छा खासा आउटपुट मिल जाता है। तो तुम कम मेहनत क्यों करेगा बाबू, तुम तो जान लगा के ना मेहनत करो। मस्त एकदम बाबू, सब चैप्टर एकदम हिसाब बराबर करने वाला चैप्टर है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक लेवल तक तो सीखना पड़ेगा बेटा। पैकेज जो भी तुम साइड बुक बनाता है और प्रीवियस ईयर, बाबू ये 3 चीज को बना के चलना होगा, इससे कम में कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? आई होप बाबू तुम एकदम अच्छे से ईमानदारी से ये सब काम कर रहा है। ठीक है ना? चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।